नमस्कार, एक बार फिर से सुस्वागतम आप सभी का। तो कल की वीडियो में जहाँ पे भी थे हम लोग, है ना? तो अब हम उससे आगे बढ़ेंगे, राइट? ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं आगे पीपीटी की ओर। ओके, तो हम लोग थे यहाँ इन्वेस्टमेंट की ओर, है ना? इन्वेस्टिंग की ओर थे कि आखिर इन्वेस्टिंग करना कैसे है ना? ओके, ऑलराइट। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करना है, राइट? अब हम इसमें क्या करें, हमारा क्या इसमें वर्चस्व है, या फिर हमने सीख लिया कि हमें सेविंग कैसे करना है, हमने सीख लिया अपने इनकम से कैसे सेव कर लेना है। हमें सेव करना है, एक छोटा अमाउंट ही हो, बड़ा अमाउंट ही हो, जो अमाउंट आपसे हो सकता है आप वो अमाउंट सेव करो, लेकिन आपको सेव करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि विदाउट सेविंग आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि सेविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प है नहीं। एंड उसी सेविंग को हम फिर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब हम इसमें जानेंगे कि कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ बिगनर, एज अ पर्सन जिससे आज तक कभी ने इन्वेस्टिंग नहीं की है, कभी उसको इस बारे में पता नहीं है, तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, राइट? तो माफ करें, हो माफ करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिटर्न। ऑलराइट, देखो इसमें क्या होता है, बहुत जगह पे बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है? बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जहाँ पे आपको रिस्क कम मिलेगा लेकिन रिवार्ड भी उसी हिसाब से कम मिलेगा, ठीक है? मतलब रिटर्न्स। जैसे देखो गोल्ड, गोल्ड हो गया, ठीक है? प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है? तो ये दोनों जगह पे क्या होगा आपको, जब जब ये दोनों चीज़ों में आप इन्वेस्ट करोगे, चाहे एफडी हो गया, देखो एफडी हो गया, ठीक है? तो ऐसी ऐसी कोई चीज़ों में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इसमें क्या होता है, रिस्क आपका कम होता है। रिस्क क्या होता है, रिस्क आपका कम होता है, रिस्क आपका कम होता है। उसी तरह रिटर्न्स भी आपके कम होते हैं। मतलब मान लो आपने 1 लाख लगाए तो उस पर रिस्क नहीं है, रिस्क बहुत कम है, ठीक है? लेकिन उसी हिसाब से आपका रिटर्न भी कम रहेगा। तो इसलिए ऐसे होता है, ठीक है? तो इसमें सिस्टम क्या है आपको समझने की क्या जरूरत है। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है? सो एज अ बिगनर, एज अ इनिशियल हम अवॉइड करेंगे कि रिस्क हम ज्यादा लें, समझ रहे हो? हम सोच के चलेंगे कि रिस्क अभी हमारा रिस्क एपेटाइट जितना भी हो, हम रिस्क को अभी कम रखेंगे, राइट? अच्छा, आप बोलोगे रिस्क कम क्यों रखेंगे, अभी तो हमें रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि एज वी आर राइट नाउ, कह लो कि अभी टीनेजर हैं, अभी हम टीनेजर है कह लो, या फिर नए नए अर्निंग सैलरी कर रहे हैं, पैसे को कमा रहे हैं, तो अभी तो हम रिस्क ले सकते हैं, हमारे पास कोई टेंशन है नहीं। लेकिन देखो, रिस्क लेने का वो नहीं है, रिस्क तो आप ले ही सकते हो, रिस्क आप ले भी लोगे, समस्या क्या है ना, आप सारे पैसे डुबा दोगे। तो हम रिस्क अभी मिनिमल लेके चलेंगे, कम से कम रिस्क लेंगे और उसी में धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। जैसे देखो, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एफडी में आप कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप लैंड ये सब में कर सकते हो। तो इन सब में क्या होता है, कर तो सकते हो लेकिन आप इसमें ग्रोथ वैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? ग्रोथ उस तरह का नहीं मिलेगा जैसा आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है? आप बस इन्फ्लेशन को बीट करोगे, उससे ज़्यादा आप कुछ खास कर नहीं पाओगे, राइट? एक सेकंड रुकना। तो ये चीज है, राइट? अब हाँ, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जितना कम अभी रिस्क लेंगे उतना बेहतर है, ठीक है? और रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन रिस्क एकदम हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत खत्म ले लेंगे, हम लोग मीडियम मीडियम वाला लेके चलेंगे कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिस्क लेंगे, ताकि चीज़ों को भी हम समझते चले, कम कम इन्वेस्टमेंट में, समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि 100 रुपया डूब गया तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट यदि आपका 1 लाख रुपये डूब जाएगा तो वो आपके लिए बिग डील हो सकता है। तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे कि रिस्क को एकदम मिनिमल लेके चलेंगे, धीरे धीरे रिस्क को बढ़ाएंगे, राइट? ओके, मैं तो यही सोच के चला हूँ। बाकी देखो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास बहुत जगह है, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखो कि जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी ओनरशिप। स्टॉक क्या होता है, अब स्टॉक को समझो, स्टॉक क्या होता है। जैसे देखो, स्टॉक है क्या कि मान लो ये कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है? कंपनी ए, ठीक है?
तो इसको चाहिए पैसे, इसको पैसे मान लो चाहिए, तो ये कहाँ से पैसे लेगी? या तो ले सकती है लोन, या तो ले सकती है जो इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर वीसीज, उनसे ले सकते हैं, या फिर ये किससे ले सकती है? हमारे जैसे, आपके जैसे नॉर्मल लोगों से पैसे ले सकती है। ठीक है, तो समस्या क्या है ना, हमारे जैसे लोगों से जब ये पैसा लेगी ना, तो हम तो इसे क्या दे देंगे? आप 10,000 दोगे, कोई 100 रुपया देगा, कोई 100 देगा, है ना। सब इसको ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि यदि मान लो इसको 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 CR चाहिए, तो 1 CR के लिए आपको ऐसे बहुत सारे लोग इसको चाहिए, है ना, जिसकी मदद से इसका 1 CR पूरा होगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने IPO को उतारते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अपने IPO को उतारते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये कहते हैं कि आपको हम कंपनी का कुछ शेयर दे देंगे, राइट, कंपनी का कुछ शेयर दे देंगे, जिसके बदले आपको क्या होगा, कंपनी का आप ओनर बन जाएंगे, एक छोटे हिस्से का एक ओनर बन जाएंगे, और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी वैसे वैसे आपका स्टॉक का प्राइस ग्रोथ करेगा, क्योंकि लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। जैसे लेट्स अज्यूम, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, पीडी लाइट जानते हो, जिसका फेविक्विक आता है, फेविकॉल आता है, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब तो आप जानते होगे। तो ये सब क्या है, ये सब कंपनी जो है, ये सब अपने अपने मतलब अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर दी है, वहां से ये कंपनी पैसे उठा रही है। और एक बार मान लो उनको 1 करोड़ चाहिए, तो शुरू में उन लोग 1 करोड़ रुपया जनता से ले लिया। ठीक है, अब वही स्टॉक जो क्या है, जनता आपस में ट्रेड कर रही है। जैसे मान लो कि अब हमको लग रहा है कि आने वाले समय में सीमेंट का तो यूज होना ही होना है। सीमेंट का यूज ऐसा थोड़ी है कि खत्म हो जाएगा। मान लो आज घर बना है, तो घर टूटेगा भी तो सही, घर खराब भी तो होगा, तो आगे भी तो सीमेंट का यूज होगा ना। और मेरे को लग रहा है कि अल्ट्राटेक में अच्छा फ्यूचर है, तो मैं अल्ट्राटेक में फिर से इन्वेस्ट करूंगा। तो मेरे को इन्वेस्ट करना है अल्ट्राटेक में, तो मैं कहाँ करूंगा इन्वेस्ट? कंपनी तो मेरे को बुलाएगी नहीं, मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक मार्केट पे जाऊंगा, अल्ट्राटेक को सर्च करूंगा। अल्ट्राटेक का स्टॉक तो दिख रहा है कि 12,000 का स्टॉक है, तो 12,000 रुपये है मेरे पास, तो मैं उसका एक स्टॉक ले लूंगा। नहीं मेरे को दिख रहा है 12,000, तो मैं कोई और स्टॉक खोजूंगा जिसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, समझो, स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, जहाँ पे आप इक्विटी मिलता है, आपको एक कंपनी का एक शेयर मिलता है, जो उस बदले जो पैसे आप कंपनी को देते हो, ये मान लो कंपनी है, तो आप कंपनी को कुछ पैसे दिए शुरू में, इनिशियल में आप कंपनी को पैसे देते हो, और उसके बाद तो आप ट्रेडर्स ही खेल रहे होते हो। मतलब ये ट्रेडर आपको बेच दिया, आप उसको बेच दिए, मतलब यही चल रहा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो एक आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे डेट और लोन में आपने अपना पैसा दिया, ठीक है, बॉन्ड में, तो वो क्या होता है, वो डेट किसी को दिया जाता है, लोन किसी को दिया जाता है, और कंपनी आपके लिए काम करती है। तो मतलब आपका पैसा गया और कंपनी आपके लिए मेहनत कर रही है। ठीक है, ये हो गया। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड क्या है कि जैसे देखो, अब मान लो स्टॉक है, ठीक, अब हम लोग को नॉलेज नहीं है भाई, हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक उठाएं। 100 कंपनियां हैं, 500 कंपनियां, तो 500 में हमको कौन लेना है? हमको पता ही नहीं है यार, हमें तो आता ही नहीं है, हम पे तो आई नो हम पे तो आई नो, तो हमें नहीं पता है। ठीक, तो हमारे लिए कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए काम करूंगा सर, मैं आप ही के लिए तो बैठा हूँ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके लिए स्टॉक को सेलेक्ट करके रखते हैं कि ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, इसका म्यूचुअल फंड का नाम ये है, और इसमें आप अपना पैसा दोगे तो मैं इसमें कंपनी में, इस कंपनी में, और ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी कंपनियों में आपके लिए इन्वेस्ट कर दूंगा। तो आपको लगता है अरे ये तो बड़ा मस्त चीज़ है यार, आप पैसा दो, बाकी लोग इन्वेस्ट करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। तो बस म्यूचुअल फंड वही होता है, मतलब वो आपके लिए कंपनी सेलेक्ट करके रखते हैं, बदले में आपको पैसा देना होता है, जो उसका SIP हो चाहे जो भी हो उसका, और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट का मैंने बताया, रियल एस्टेट बहुत ये है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। कई जगह पे रियल एस्टेट के दाम बढ़ जाते हैं और कई जगह पे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत स्लो पेस में ग्रोथ होता है, लेकिन कई बार इतना होता है कि बहुत फास्ट पेस में ग्रोथ होता है इसमें। जैसे मान लो कि आपने एक ज़मीन लिया, कहाँ, नोएडा में ज़मीन लिया, ठीक, अभी नहीं, आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले वो आपको बहुत सस्ता पड़ा होगा, लेकिन आज देखोगे उस ज़मीन की प्राइस तो अथाह है, समझ रहे हो, करोड़ों करोड़ में जा रहा है ज़मीन का दाम खाली, समझ रहे हो। तो ये है रियल एस्टेट में, ये है। अच्छा मान लो वही ज़मीन आपने किसी गांव में ले रखी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं। तो ये क्या होता है, प्लेस, किस जगह पे आप वो ज़मीन को ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा आपका वो है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा,
तो आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब इसमें हम जानेंगे कि कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, राइट। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉर बिगनर। देखो मेरा तो सिंपल स्ट्रेटजीज है, मैं तो सिंपल करता हूँ मेरा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ सिंपल। देखो मैं इन्वेस्ट करता हूँ निफ्टी 50 में, निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 क्या है, ये क्या है भैया, ये है क्या, और मैं कैसे इसमें इन्वेस्ट करूँगा। देखो निफ्टी 50 क्या है, सिंपल कंपनी है ये, ना म्यूचुअल फंड की तरह है ना उन लोग की तरह है ना कंपनी, इसमें भी आपको कंपनी खोजना नहीं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड से सस्ता है। अब देखो समझो कैसे है ये। तो इसमें होता क्या है, निफ्टी 50 में इंडिया की वो 50 कंपनी है जो अच्छी है, जो अच्छी कर रही है अपने सेक्टर में, ठीक है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, है ना। तो ये जो कुछ कंपनी है, HDFC हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक, नहीं ये हो गया आपका एक्सिस बैंक भी है शायद, इसके बाद आपका ये हो गया क्या कहते हैं, मतलब अच्छी अच्छी कंपनी है, ब्रिटानिया हो गया, अच्छी अच्छी कंपनी जो इंडिया के 50 अच्छी अच्छी कंपनी है वो इसमें होती है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो मान लो आपका 100 रुपया है, आपने 100 रुपया अपना इसमें डाल दिया, ठीक है। तो इसमें होता क्या, आपका 100 रुपया उन 50 कंपनी में छोटे छोटे हिस्सों में सबको मिल जाता है, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में सबको इन्वेस्ट किया कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखो आपके पास डबल बेनिफिट हो गया। पहला कि आपने जितनी कंपनियां हैं आपके पास, सारी की सारी इंडिया की 50 बेस्ट कंपनी है, समझ रहे हो, इंडिया की पहली 50 बेस्ट कंपनी है। तो पहला बात कि उसको डूबना इतना आसान होगा नहीं, उसमें डूबने में उसको मान लो उसको डूबना भी होगा तो इतना आसानी से वो डूबेगा नहीं, तो वो टिकेगा, ठीक। अच्छा दूसरी क्या आपके पास, आपका जो 100 रुपया है वो एक कंपनी में नहीं है, वो 50 कंपनी में है, समझ रहे हो। मतलब 50 कंपनी में मान लो 2 डूब भी गया तो आपका 48 तो बचा ना। तो 2 डूबा, मान लो कि 1 रुपया, मतलब 2 रुपया दिए तो 2 दूनी 4 रुपया मेरा डूब गया, तो 4 ही रुपया डूबा ना 100 में से भाई, बाकी तो मेरा बच गया ना 96 रुपया, और वो 96 मेरे को ग्रोथ करके हमको पैसे दे देंगे, समझे। तो निफ्टी 50 ये होता है। अब इसमें आपको यदि इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ETF लेना पड़ेगा। इसका होता है ETF, क्या होता है, पढ़ो, ETF होता है निपॉन बीज ETF, ऐसे करके एक मिल जाएगा आपको ETF। रुक जाओ मैं आपको कर देता हूँ। देखो इसका ETF होता है, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ, निपॉन बीज, मेरा तो यही वाला है, आपको जो लेना होगा आप देख लेना यूट्यूब पे, निपॉन बीज ETF, ठीक है। तो ये ETF मेरा है। तो ये ETF से, इसमें जब मैंने अपना कुछ पैसा डाला, जैसे इसमें 255 या 256 रुपये का एक होता है, एक आपको मिलेगा 255 या 56 था उस समय दाम, अभी तो शायद दाम गिरा है 247 हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब एक बार आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है कि आपका पहला एक कंपनी में नहीं है, आपका 50 कंपनियों में है, ठीक। दूसरा, एक डूबा 2 डूबा कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाकी चीज़ें रिकवर कर देगी, और जो टॉप की कंपनियां होती है वो हमेशा बेस्ट बिजनेस ही देती है आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझो, जब आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, तो फिर उस पैसे को भूल जाओ, समझो, उस पैसे को आपको भूल जाना है। उस पैसे को ये नहीं करना है कि वो पैसा आपके पास है आप उसको निकाल लोगे फिर उसको कहीं और, नहीं। इन्वेस्टमेंट दूसरा चीज़ है भाई, इन्वेस्टमेंट जब आपने कर दिया तो उसको निकालना नहीं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, उसको परेशान नहीं करना है, समझे। इन्वेस्ट करते रहो, उसमें करते रहो, और जब भी इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, 5 साल 10 साल, ठीक है, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, वो ज़्यादा उम्र के लिए करो, ज़्यादा समय के लिए करो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया समय ही आपका पैसा है, समय जो आपका है ना वही आपका पैसा है। आप यदि ये सोचोगे कि आपने आज 255 डाला कल तो 247 हो गया, भाई आपने तो घाटा करवा दिया यार, क्या बेकार का ETF दे दिया यार, तुमने तो बेकार इंसान हो यार तुम तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ब्रो, बिल्कुल भी नहीं। मेरा भी वो क्या होता है, मार्केट अपने हिसाब से किसी दिन दिखाएगा तुमको प्लस में, किसी दिन दिखाएगा माइनस में, उससे कंपनी को जज नहीं करना चाहिए। वो आपके और हमारे जैसे ट्रेडर्स हैं जो कि
ट्रेड कर रहे हैं, किसी दिन ज़्यादा लिया किसी दिन कम लिया, समझे। डिमांड सप्लाई का चीज़ होता है, आपको पता ही होगा। जैसे मान लो एक टमाटर है, ठीक, तो टमाटर किसी दिन 80 रुपये भी मिलता है, किसी दिन 10 रुपये और 5 रुपये भी मिलता है, समझ रहे हो। आपने मार्केट में देखा होगा टमाटर, सेम ही प्याज, किसी दिन 80 रुपये केजी मिल रहा है और किसी दिन 5 रुपये केजी मिल रहा है। ऐसा क्यों? उसी तरह स्टॉक का भी ये होता है, जब जब गिरे आपको, जब जब ये प्राइस कम मिले, मान लो कि जैसे मैंने लिया था 255 या 56 पे, अभी मेरे को 247 पे फिर मिल रहा है, तो मैंने फिर ले लिया इसको, क्योंकि मेरे को सस्ता मिल गया ना भाई। 255 पे लिया था, अब 247 पे मिला, तो मैंने फिर ले लिया इसको, ठीक है। और इसको मैं लॉन्ग टर्म में सोच रहा हूँ, ये नहीं कि आज डाल दिया और कल निकाल लूंगा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। अच्छा, इसके बाद मैं एक और ETF में इन्वेस्ट किया। ये तो आपका निफ्टी 50 का हो गया। एक और ETF है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है, सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं अपना भाई, मैं जहाँ करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे कहाँ नहीं, आपकी मर्जी। मैंने आपको पहले बता दिया कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, अब मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं कहाँ इन्वेस्ट किया हूँ, और कहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा उसका, ठीक है। तो मैं इन्वेस्ट किया हूँ एक और, जैसे आपकी जो ये है मफांग NYSE ETF, ठीक है, मफांग NYSE, देखो इसका नाम है मफांग, MAFANG, मफांग NYSE ETF। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कंपनी है भाई? ये क्या है, ये क्या आपने नया नाम बोल दिया यार। तो ये देखो, इसमें क्या है, आप सुबह उठते हो तो देखो गूगल यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो ना, व्हाट्सअप यूज़ करते हो आप, उसके बाद चैट GPT यूज़ करते हो। तो देखो ये मफांग NYSE क्या है ETF, इसका समझो। इसमें क्या है, इसमें जो आपकी ना बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है, इसमें सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। जैसे देखो दिखा रहा हूँ मैं कौन कौन सी कंपनी, इसमें मेटा है, नेटफ्लिक्स है, ठीक है, नेटफ्लिक्स है। उसके बाद इसमें अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट कौन है पता है? अल्फ़ाबेट मतलब गूगल यूट्यूब जो आप चलाते हो। मेटा मतलब क्या? मेटा मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक आपका, उसके बाद फेसबुक के बाद व्हाट्सअप, ये चीज़ें आपके हो गए मेटा में। नेटफ्लिक्स तो जान ही रहो, वो सब अमीरों का चीज़ है, हम नहीं देखते हैं लेकिन अमीर लोग देखते हैं भाई। उसके बाद क्या हो गया, मेटा हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया। इसके बाद एनवीडिया आपने अभी बहुत सुना होगा। एनवीडिया क्या करती है? एनवीडिया एक चिप बनाती है, GPU बनाती है, जो कि यूज़ होती है इसमें, क्या कहते हैं, मतलब जो AI होते हैं ना, उनको हेल्प करती है, उनको फास्ट आंसर देने के लिए। जैसे देखो ये जो PPT है, ये भी मैंने AI से ही बनवाया है, तो ये चीज़ें करती है आपको मदद। आप अपनी चीज़ें लिख दो और बाकी का चैट GPT की से मदद कर देगी आप। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, समझो। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट facilitate the buying and selling of the financial instrument, enabling companies to access capital and investor to optimize returns on their assets। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले भी बता दी कि क्या है, कि जो कंपनी है वो अपने एसेट्स को एसेट्स कह रहे हैं, वो अपने स्टॉक्स को बेचती है, स्टॉक को लगा देती है, ठीक है। उसके बदले हम क्या करते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और उससे हमारा क्या होता है, हम उसको ग्रो करते हैं, अपने पैसे को ग्रो करते हैं। कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए थे लोगों से, वो उसको मिल गया समय पे, ठीक है। जनता को क्या फ़ायदा हुआ? जनता को क्या हुआ कि उसको चाहिए कि अपना उसका पैसा ग्रो करे, उसका पैसा ग्रो हो रहा है, ठीक है। और इसमें घाटा किसका होता है? इसमें घाटा उन लोग का होता है जिसका पेशेंस नहीं है, जिसके पास पेशेंस नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आज आपने इन्वेस्ट किया, मान लो आज आपने 250 में इन्वेस्ट किया, कोई भी मान लो स्टॉक आपने लिया 250 में, ठीक है, कल 255 हो गया, ठीक। अब आपको मन करे, अरे यार 5 रुपया तो बढ़ गया भाई, 100 स्टॉक लिया था मैंने, 5 दिया 500 रुपया मिल रहा भाई, ले लो, समझ रहे? तो आपने इसको निकाल लिया, 250 में डाला था, 255 में निकाल लिया 500 रुपये, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने फिर इन्वेस्ट किया, किसी ने, उसको 255 था, 247 हो गया, ठीक। तो वो कह रहा है कि अरे साला 3 रुपये का घाटा हो गया, 100 लिया था 300 रुपया घाटा हो गया भाई, ये तो बेकार स्टॉक दे दिया भाई, समझ रहा है? ये ना भाई, ऐसे ना चलेगा। तो वो
उसको फिर बेच दिया तो उसको 3 रुपये का घाटा हो गया, समझे। जब तक तुम बेचोगे नहीं तब तक वो स्टॉक तुमको बस दिख रहा है कि रेड है या ग्रीन है, अदरवाइज आपका कोई घाटा नहीं है जब तक आप बेचोगे नहीं। यदि आपका कंपनी अच्छा होगा, स्टॉक अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, वो चलने दो उसको, अपने प्रोसेस में उसको जाने दो, वो अपने तुमको कमा के देगा, समझे। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। समझ में आ गया इसमें कि कंपनी अपना स्टॉक देती है, लोग उससे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, बस और कुछ नहीं। सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी, देखो बैंक्स क्या करती हैं, बैंक्स ही डिसाइड करती हैं कि किसी एफडी का क्या रेट होगा, है ना, एफडी का। तो ये तो यदि आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो जैसे देखो मैंने आपको कहा था कि आप सेविंग अपना एक साइड करोगे, ठीक है, एक सेविंग करोगे और एक इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट। अब आप कहोगे कि ये दो चीज़ें हैं, देखो हाँ, इसको दो ही चीज़ मान के चलो। जो आप सेविंग करोगे उसको आप एफडी में डाल दो, ठीक है, उसको सेफ जगह पे डालो, क्योंकि एफडी में क्या होता है, आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मार्केट कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, बैंक आपको देगी ही देगी, ठीक है, मतलब जो भी उसका इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको देगी एफडी, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कई बार मार्केट ऊपर रहता है, कई बार मार्केट नीचे होता है। जैसे देखो यहाँ पे है ना, मार्केट यहाँ पे ऊपर है, अब यहाँ पे देखो मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, फिर इधर ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा नीचे ही गिरेगा, मार्केट अपने आप रिकवर कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे मान लो कि आज आपको 1,000 रुपये की ज़रूरत है, 1,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, आपको 1,000 की ज़रूरत है और मार्केट आज गिर के आ गया है 950 पे, ठीक है, और आपको डर लग रहा है कि अरे भाई 950 हो गया, 50 का घाटा हो गया यार, मुझे 1,000 चाहिए था, इससे मैं निकाल सकता हूँ। या फिर मान लो, और ऐसे ऐसे मान लो आपके पास 10 स्टॉक है, तो आपके पास मान लो 9,500 रुपये अभी दिखा रहे होंगे, तो आपने सोचा कि इससे 1,000 निकाल लेते हैं और अपने काम में यूज़ कर लेंगे। तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। यदि आप ऐसे करोगे ना कि 9,500 में से निकाल लेते हैं, यहाँ यूज कर लेंगे, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इससे क्या होगा आपका, इससे घाटा ये है ना कि जब आप यहाँ से पैसे निकालोगे तो सबसे पहला क्या हुआ, आपने यदि मान लो इसको कम में मतलब ज़्यादा में लिया, मान लो 1,000 में लिया होगा और 950 हो गया, तो कितना आपको घाटा हो गया, घाटा हुआ ना, 50 रुपये का, 100 रुपये का, जो भी आपको घाटा हुआ, घाटा हो गया यहाँ पे, पहला बात फिजूल का आपने भेज दिया। और दूसरा, आपने अपने इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ कर दी, समझ रहे हो। आपको इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है पता है, इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ जनरेट करता है, लॉन्ग टर्म में आपको इतना पैसा दे देगा कि आपकी 4 पुश्तें आराम से खाएगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को छेड़छाड़ नहीं करना। लेकिन सेविंग जो होता है, सेविंग क्या है, मान लो सेविंग आपके पास है, ठीक है, आपने एफडी करा रखी है, एफडी में आपके कुछ सेविंग्स है, तो जब मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई तो आप उस सेविंग्स का यूज़ कर सकते हो अपने ज़रूरत के लिए। आप वहाँ इन्वेस्टमेंट को मत तोड़ो, अदरवाइज, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट आपने बहुत टाइम लगा के उसमें किया है, समझ रहे हो, मतलब आपको 5 साल लग गए, अपना समय दिया है आपने इन्वेस्टमेंट को, और आपने बस 1,000 रुपये के लिए आपने उसको तोड़ दिया, उसको उसकी माँ बहन ने कर दी, तो वो तो आपने बर्बाद कर दिया ना यार, अपना 5 साल जो आपने मेहनत से लगाया था इन्वेस्टमेंट में, समझ रहे हो। तो इसको नहीं छेड़छाड़ करना है, कभी नहीं छेड़छाड़ करना है। जब जरूरत पड़ेगा अब इधर सेविंग से उठा लेंगे, एफडी से उठा लेंगे, लेकिन इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे कभी नहीं। इन्वेस्टमेंट दूसरा चीज़ है, ठीक है, समझिए। और सेंट्रल बैंक ये सब पॉलिसीज बनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा इसमें क्या है, मतलब स्टॉक मार्केट एंड एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा देखो, स्टॉक मार्केट एंड एक्सचेंज, देखो अभी यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है NYSE और नेस्डैक, ये जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है अमेरिकन कंपनी, ठीक है। हमारा होता है BSE NSE, ठीक है, BSE NSE होता है हमारा, इंडिया में BSE NSE होता है। तो मैं तो इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। इसमें क्या होता है, NSE में यदि करोगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो आपको सेल करने और बाई करने में आसानी होती है। और BSE में क्या होता है, सेल कर भी सकते हो, बाई भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है, लोग कम होते हैं, इसमें कम ट्रेड करते हैं, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। दोनों मुंबई में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़े करो, किसी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेबी से रेगुलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टॉक मार्केट पे आए तो गए, स्टॉक मार्केट पे आ गए, एक्सचेंज समझ रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बता दिया। अभी तक मैंने आपको कोई वो नहीं बताया कि आपको कैसे स्टॉक को पिक करना चाहिए।
अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप बिगनर हो, आपको मैं बस वो बता रहा हूँ कि मुगली घुट्टी लो, पी लो और भाई डायरेक्ट करो, क्योंकि अभी आपको वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। मान लो आप अपना वो नहीं, ब्रोकर अकाउंट नहीं खोल सकते हो, डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते हो और ये नहीं कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप वो नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो अपने पेरेंट्स का खोल लो। वो भी नहीं कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप सेविंग करना स्टार्ट करो। द मोमेंट यू हैव द पॉइंट कि आप 18 साल के हो गए, आपके आपको उम्र हो गया वो, ठीक है, तो आप क्या करो उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, समझ रहे हो, जहां जहां मैंने अभी आपको नाम बताया उस जगह पे आप इन्वेस्ट कर दो उसको, ठीक है। और अच्छा, जहां मैं बताया वो नहीं, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो, खुद से भी देख सकते हो, खुद से भी अपने, जैसे देखो मैं अपना निफ्टी 50 में करता हूँ क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है भाई, इंडिया पे भरोसा है, वो करेगा। और जो कंपनी मैंने वो बताया आपको, मफांग NYSE ETF, तो वो कंपनी मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो है भाई, फ्यूचर उसका हो सकता है, इसलिए मैं उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको लगेगा। अब ये जो है ना स्टॉक मार्केट और ये एक्सचेंज, इसका जो मैं कह रहा था, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, स्टॉक पिक करने भी सिखाऊंगा। तो उसके लिए भाई देखो, ये तो बिगनर कोर्स है, तो वो उस कोर्स में वही लोग आएंगे जो जिनको पता हो कि स्टॉक कैसे पिक करना है, मतलब उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, उनको मैं वहाँ पे लाऊंगा। और यदि आपको सीखना है तो आप भी आ जाना उस कोर्स में, और बाकी अभी के लिए इसी में चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये हो गया। और रिटायरमेंट प्लानिंग, ये क्या होता है रिटायरमेंट प्लानिंग? देखो, जवान जब रहते हैं लोग ना, तो वो सोचते हैं कि भाई आज तो जवान है, आज तो सब कर लेंगे, हमें क्या होना है, हमें क्या होना है, ज़िंदगी भर तो हम ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं, ज़िंदगी बहुत फास्ट है, बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने बच्चे आपको साथ नहीं देंगे, आपकी अपनी फैमिली आपको साथ नहीं देगी, सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा। तो देखो, मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, मान लो आपकी बहुत अच्छी फैमिली है तो उसने आपको साथ दिया, लेकिन मैं क्यों मान के चलूँ कि सामने वाला मेरा साथ देगा? मैं खुद की प्लानिंग खुद क्यों ना कर लूँ? मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग खुद क्यों ना कर लूँ? मेरे पास खुद इतने पैसे होने चाहिए, मेरे पास खुद इतना फाइनेंस होना चाहिए कि मैं जैसे चाहूँ, मैं जितना चाहूँ और जैसे चाहूँ मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकूँ। ज़िंदगी अभी जैसे जी रहा हूँ मैं अपने हिसाब से जीऊँ, भाई मैं जब बुढ़ा हो जाऊं तब भी मैं अपने हिसाब से जीऊँ, मेरे को किसी और के भरोसे पे नहीं रहना। तो ये होता है रिटायरमेंट प्लानिंग में, आपको इसी चीज़ के ऊपर सीखना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। अच्छा, तो यहाँ पे बता रहा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज अ क्रूशियल्स फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन लेटर ईयर्स। वही बात जो, यदि लेकिन आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करने की ज़रूरत है नहीं, आपके पास पैसे होंगे मोर देन इनफ, है ना। और ये है कि ऐसे जगह इन्वेस्ट करो, जो अभी मैंने आपको बताया वो सेफ ही इन्वेस्टमेंट है। यदि वैसे जगह इन्वेस्ट करोगे तो फॉर श्योर आपके पैसे बने रहेंगे, रिटायरमेंट्स में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, और वो पैसे आपको ग्रो करके ही आपको देंगे। और कभी भी देखो, जब आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तो आपने अपने सालों की मेहनत लगाई है उसमें, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं कि मान लो उसमें 50 लाख बन गया आपका रिटायरमेंट होते होते, तो ऐसा नहीं कि 50 लाख पूरा निकाल लेंगे, नहीं भाई, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, आपने अपने सालों की मेहनत उसमें लगाई है भाई, उसको भी रहने दो, वहां उसको और ग्रो होने दो, और ग्रो होने दो, ताकि आपके आगे वाले जनरेशन को भी फायदा हो, समझ रहे हो। और अदरवाइज आपको निकालना है तो निकाल भी सकते हो, मैं कौन हूँ तुम बोलने वाला, है ना। इट्स इन्वॉल्व्स एसिंग फ्यूचर नीड्स एंड क्रिएटिंग अ स्ट्रेटजीज फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। वही चीज़ है, एफडी में रहेगा आपका, ये सब में रहेगा, तो आपको क्या होगा, इजी रहेगा ये सब चीज़ें, रिटायरमेंट आपको आसान रहेगा। और हाँ, टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट, तो यहाँ पे हैं, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल सा समझो कि इन्वेस्ट करके रखो पैसे, सेव करके रखो पैसे, सिंपल आप हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी बेसिक्स। Okay, social security provide financial supports to retire based on their work history and contribute. It's a critical component of most American retirement plan. ठीक है। अरे सोशल सिक्योरिटी मतलब देखो, आपको सोशली आपको लोगों से वो होना होगा ना, मतलब क्या कहते हैं, सिक्योर रहना होगा ना, लोगों से आपको बेहतर होना है ना, सब कुछ जानना है ना, इसलिए। अच्छा, कंक्लूजन, अब चीज़ें ख़त्म हुई, ठीक है, और आई होप आप सभी को पसंद आया होगा जो मैंने चीज़ें बताई। कुछ चीज़ें इसमें ये जो है सोशल सिक्योरिटी, ये सब हमारे लिए है नहीं, तो अब इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यदि बात करूँगा तो बेकार का वो चलेगा, समझ रहे हो, जिसका कोई सेंस है नहीं, तो मैं उस पर क्यों बात करूँ। ओके, मास्टरिंग
फाइनेंस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया, क्या नहीं समझाया, ठीक है। और यदि आपको स्पेसिफिक स्टॉक चूज़ करना है, सीखना है कि कैसे स्टॉक चूज़ करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, मैंने तो अपना बता दिया कि मैं अभी जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा था। अब मैं वो भी बताऊंगा आपको कि अभी मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किधर किधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो चीज़ों को भी आप सीखो, है ना। और चीज़ें सीखने पे डालो यार पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। और चीज़ें सीखोगे तो आप बेहतर करोगे। और इसके बाद मैंने इसका पार्ट 2 कोर्स भी निकाला है, वो उन लोगों के लिए है जिनको इन्वेस्टिंग सीखनी है। ये तो बिगनर्स के लिए हो गया कि वो फाइनेंस के बारे में सीखें, पैसे के बारे में सीखें, चीज़ों को समझें। और एक चीज़ और ध्यान रखना, पैसे दिखाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे बचा के रखना, है ना। दिखावाबाजी इज़ नॉट फॉर अस, ओके। क्योंकि दिखाने से आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पैसे को खर्च कर रहे हो, ना कि उसको बढ़ा रहे हो। तो हमें ध्यान देना है कि हम पैसे को बढ़ाएं, ना कि पैसे को खर्च करें, राइट। आई होप आप सभी को पसंद आएगा वीडियो। पसंद आया तो लव यू, बाय एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।